सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और पाकिस्तान का शुमार शायद दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जहां मुल्क के मसाइल का हल उसकी हुकूमत के नहीं बल्कि वहां की अपोजिशन के पास होता है। हुक्मरान जब अपोजिशन में होते हैं तो ऐसे ऐसे दावे करते हैं जैसे हुकूमत में आते ही वो आवाम की सारी परेशानी और सारे मसाइल को चुटकियां बजाते में हल कर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में थी तो उसके पास मुल्क के हर मसले का हल मौजूद था। गिरती मईशत को कैसे ऊपर लाना है, मुआशी मामलात को कैसे बेहतर करना है, इसके लिए असद उमर की माजी की मिसालें दी जाती थीं और कहा जाता था कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में आएगी तो इमरान खान के खिलाड़ी असद उमर मुल्क में एक मुआशी इनकलाब लेकर आएंगे। उन्हें एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता था। असद उमर जलसे जुलूसों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मईशत से जुड़ी हर चीज़ पर उस वक्त की हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया करते थे। कहा करते थे कि हुक्मरान किसी चीज़ पर कितनी इजाफी रकम इस वक्त आवाम की जेबों से निकाल रहे हैं। पेट्रोल पर लिए जाने वाले टैक्सेस और लेवी की पूरी कैलकुलेशन भी वो आवाम के सामने अक्सर रखा करते थे और पेट्रोल की एक्चुअल कीमत क्या होनी चाहिए ये भी आवाम को बताते थे और दावा करते थे कि हुकूमत में आते ही वो पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी हद तक कमी कर देंगे। लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। हुकूमत में आते ही वजीर खजाना बनते ही असद उमर के स्टेटमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता बदलते गए और मुल्क की मुआशी हालात भी बदले, लेकिन मईशत ऊपर जाने के बजाय मजीद नीचे से नीचे जाती गई। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अब 3.25 साल हो चुके हैं। इन 3.25 सालों में मुल्क में पेट्रोल की कीमतें इस वक्त रिकॉर्ड सतह यानी 137 रुपए फी लीटर से भी जायद हैं। हुकूमत बार बार यह दावा कर रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत अभी भी दुनिया के बहुत से ममालिक और खासकर खित्ते के दीगर ममालिक से कम है। अब असद उमर ने आज भी पेट्रोल पर लिए जाने वाले टैक्सेस की कैलकुलेशन बताई है। एक बार फिर यह बताया कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें खित्ते में अब भी सबसे कम है। किस तरह, ये देखिए। क्रूड ऑयल की कीमत जो है इस 12 माह के अंदर जो है ब्रेंट क्रूड की कीमत जो है वो 81.55% उसके अंदर इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इसी अरसे के अंदर 17.55% का इजाफा। औसतन पाकिस्तान में 16% जो है गैस की कीमत में इजाफा देखा गया, जबकि आलमी मंडी में गैस की कीमतों का इजाफा जो है वो 135% था। खुर्दनी तेल की कीमतों में आलमी मंडी के अंदर इजाफा 48% और पाकिस्तान के अंदर 38% हुआ, यानी पाकिस्तान में जो इजाफा है वो आलमी मंडियों के इजाफे से बहुत कम हुआ। तो हुकूमत बकौल असद उमर के बेहतर काम कर रही है और बोझ को अपने तौर पर ही बर्दाश्त कर रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत अभी भी वो बता रहे हैं कि दुनिया के बहुत से ममालिक और खासकर खित्ते के ममालिक में सबसे कम है और इस हवाले से हुकूमत हमेशा भारत और बांग्लादेश की मिसालें देती है। लेकिन हुकूमत को ये मवाजना रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया पर भी करना चाहिए ताकि उसे पता चले कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई किन बुलंदियों पर पहुँच चुकी है। खित्ते के दूसरे ममालिक महंगाई के हवाले से पाकिस्तान से हर हाल में बेहतर पोजीशन में। बांग्लादेश में जीडीपी के लिहाज से फ़ी का आमदन इस वक्त $2,227 है। भारत में यही $1961 है, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त फ़ी का आमदन $1,279 है, जो इस वक्त भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत कम है। इसी तरह पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12% से जायद है। भारत और बांग्लादेश में पाकिस्तान के मुकाबले में ये शरह भी आधी से कम है और गुज़िश्ता कई माह से बांग्लादेश में महंगाई की शरह 5 से 6% के दरमियान और भारत में 4 से 5% के दरमियान ही मौजूद है। तो अब अगर हुकूमत भारत और बांग्लादेश में पेट्रोल की महंगाई की बात करती है तो वहाँ पर पाकिस्तान के मुकाबले में लोगों की कुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा है। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये बात आवाम से छुपा लेती है और पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में आमदनी की सतह के दरमियान कितना फ़र्क है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुल्क में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर इजलास बुलाया गया। उसमें रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया पर टैक्सेस कम करने का फैसला एक बार फिर किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वज़रा को एक बार फिर रोड मैप दे दिया है और अपने अपने हलकों में उनको जाने के लिए कहा गया है कि वहाँ पर वो महंगाई पर नज़र रखें। और वज़ीर आज़म के नोटिस लेने का मतलब अब यही समझा जाता है कि एक बार फिर महंगाई का तूफ़ान आने वाला है। अब इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों के पास क्या रोड मैप है, वज़ीर आज़म तो अपना रोड मैप ज़ाहिर कर चुके हैं। गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे पास नुमाइंदगी शामिल होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम से कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौर बलोच साहब नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना IMF से डील करने गए हुए हैं, लेकिन महंगाई है कि काबू में नहीं आ रही, क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया आपका और सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को
रहमतुल्लिल आलमीन का कल जश्न विलादत है, मुबारक हो। और आपको भी और मेरे पार्टिसिपेंट्स को सलाम और देखने वालों को। देखिए, पहले तो मुझे आपके सवाल पर इतराज़ है भाई, कौन सी चीज़ है जो वज़ीर आज़म के कंट्रोल में है, मुझे आप बता दें। उनके हाथ में तो अपना इख्तियार भी नहीं कि वो एक सवाबदीद है वज़ीर आज़म की कि वो एक समरी निकाल लें। उनके हाथ में काबीना नहीं है, इजलास बुलाते हैं तो कोरम पूरा नहीं होता। उनके हाथ में पाकिस्तान के गरीब आवाम अगर बीमार हो जाएं तो उनके पास उनके मिनिस्टर नहीं हैं, उनकी जो है दवाओं की कीमतें देखें कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। और सेहत कार्ड की बात करते हैं, आप देखें मामूली टेस्ट जो हैं उनके 200% इजाफे कर दिया है कीमत में, और हर चीज़ महंगी है। उनके हाथ में जो है वो सिर्फ उनके चीनी माफिया है, आटा माफिया है जो उनके बराबर उन बैठी हुई है। और बाकी तो आप देख लें कि रिंग रोड है, उसमें उनके लोगों के मसाइल सामने हैं। हर चीज़ तो आप देख रहे हैं ना कि क्या है, कुछ भी नहीं है उनके इख्तियार में। और सूरत हाल जो है वो सबके सामने नज़र आ रही है। बस एक सेलेक्टेड हैं, आवाम को जवाबदेह नहीं है। सेलेक्टेड कभी आवाम को जवाबदेह नहीं होता। खुश है इस बात में कि इससे मवाजना कर लो, इख्तियार में तो काफी कुछ है जो काम हुकूमत ने करना होता है। चेयरमैन नैब को बरकरार रखना था, उन्होंने रख लिया ऑर्डिनेंस के जरिए। डीजी आईएसआई की तकर्री को मुतनाज़ बनाना था, वो इस वक्त मुतनाज़ बन चुकी है। वो नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के तहत ही ज़ाहिर है पूरा तरीक़ेकार अपनाया गया। तो जो हुकूमत ने करना होता है वो किसी ना किसी तरह कर लेती है। ये महंगाई को कम करने की क्या नीयत नहीं है, इंटेंशन नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है? मैंने जिन चीज़ों की बात की है वो अलग है। अगर इनके हाथ में इख्तियार होता कि असेंबली का कोरम पूरा कर सकते तो ऑर्डिनेंस ना लाते, लेकिन इनके हाथ में अपने वज़रा नहीं है। अगर ये अपने वज़ीर को सज़ा दे सकते रियासत मदीना के हिसाब से तो ये दवाएं महंगे करने पे उनको पार्टी में उधर ना देते। अगर इन माफियाज को ये कुछ कह सकते तो इनके हाथ में क्या है। जो ये काम कर रहे हैं वो दूसरों की मर्ज़ी का है। जहाँ दूसरों की मर्ज़ी अटकती है वहाँ ये वो जो इनको काम करना चाहिए, इनका काम है, ये सवाबदीद है कि ये ख़ुद नोटिफिकेशन निकाल, इनकी मर्ज़ी से निकले। वहाँ पे ये आपने देख ही लिया कितने बेबस हैं। अगर ये सेलेक्टेड सही वज़ीर आज़म तो है ना, चले सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है, लेकिन हम सपोर्ट कर देते अगर ये अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते, ये वो भी ना कर सके। तो बस पता नहीं किस तरह से ये मुल्क चल रहा है और चल कहाँ रहा है। आप देख ही रहे हैं कि जिस मुल्क की आवाम जो है वो 2 वक्त की तो क्या 1 वक्त की रोटी को भी तरस जाएं, जहाँ पर सेल्स टैक्स जो है अशियाए खुर्दनोश पर इतना ज़्यादा है, 17% से भी ज़्यादा हो गया है। जहाँ एक हफ्ते में महंगाई बढ़ रही है, जहाँ 1 महीने में 16 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, वहाँ पे आप क्या कहेंगे, किसके पास है ये सब? वज़ीर ख़जाना और ये सब गए हुए हैं, लेकिन IMF से अभी तक डायलॉग नहीं हो सका है। अभी तक आप कह नहीं सकते कि मायदा जो है वो तय पा जाएगा। सही। और हर 6 महीने बाद कामरान मुर्तज़ा साहब वज़ीर आज़म हमें बता, मुश्किल वक्त गुजर गया और हर आने वाले साल को कहते हैं अब ये मईशत की बेहतरी का साल होगा, अब ये तरक्की का साल होगा, इसमें आम आदमी के लिए आसानियाँ आएंगी। ये एक कोविड पीरियड आया, उसके बाद इस वक्त आलमी दुनिया में खासी महंगाई, और हुकूमत भी इस वक्त पेट्रोलियम प्राइस और दुनिया में होने वाली महंगाई को इस मौजूदा मुल्क की महंगाई की वजह बताती है। तो ये वजह आपके लिए, अपोजिशन जमातों के लिए कामरान साहब काबिल कबूल है? देखिए, इमरान खान साहब कहा करते थे कि इसको रियासत मदीना बनाएंगे। रियासत मदीना में एक तो इन्होंने नबी की सुन्नत पूरी करवा दी कि नबी ने 2 टाइम मील नहीं किया था कभी भी, तो अब इन्होंने अपने अवाम के लिए वो 2 टाइम मील की जो सहूलत थी ना वो छीन ली है। तो इस हवाले से अगर आप कहें कि रियासत मदीना बन गया है तो और नबी की सुन्नत पूरी हो रही है, तो वो मेरा ख़्याल है कि गुरबा पे तो कम अज़ कम ये सुन्नत पूरी होनी शुरू हो गई है। देखिए, इस मुल्क में अलमिया है। अलमिया ये है कि एक शख्स क्रिकेट खेला करता था, वो बकौल शख्स से हैंडसम भी था, उसे उठा के इन 2 क्वालिटीज़ की वजह से क्राउड पुलर भी था, इसकी वजह से उसको जो है ना वो कि जी इसको जो है ना ये गवर्नमेंट को टॉपल कर सकेगा और जो है वो गवर्नमेंट बना सकेगा, कोई लोगों के वोट ले सकेगा। इस बुनियाद पे जो है उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया।
बात यह है कि अगर आपने पुल बनाना है और उसकी जगह पे जो ना आप डॉक्टर को लगा दें, वकील को लगा दें, तो वो पुल तो नहीं बनेगा। वो इसी तरह का पुल बनेगा जैसे पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 सालों से पुल बन रहा है। हुकूमत तबाह हाल, हर जगह पे इसका प्रॉब्लम, लोग उनके पास खाने को नहीं रहा, अमन अमान की सूरत हाल बदतर, लोगों के साथ, हमसायों के साथ, आसपास के साथ किसी के साथ ताल्लुकात नहीं है। एक कामरान साहब, ये हुकूमत जो हमें बार बार बताती है, हुकूमत के तर्जुमान बार बार बताते हैं कि जनाब पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है और हर चीज़ की कीमतें इस वक्त रिकॉर्ड बना रही हैं पूरी दुनिया में। तो ये वाकई ये जो बैनुल-अक़वामी महंगाई है वो किसी हद तक मुल्क की महंगाई पर असरअंदाज तो होती है, चूँकि ज़ाहिर है हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है। देखिए, आप अगर गंदम को जो है ना, गंदम तो आपकी अपनी पैदा करता है ना, आप गंदम को एक दफ़ा बाहर भिजवा दें और उसके बाद बाहर की गंदम फिर वापस मंगवा लें और आपकी पार्टी के लोग उससे कंपनसेट हों। नाम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जब हम जानते बूझते अपनी गंदम भिजवा देंगे तो महंगाई तो गंदम के हवाले से बढ़ गई। चीनी के हवाले से अपनी चीनी एक दफ़ा बाहर भिजवा दीजिए, फिर उसके ऊपर रिबेट भी ले लीजिए और उसके बाद जो है ना फिर दोबारा वापस जो है ना बाहर वाली मंगा लीजिए, तो यकीनन महंगाई तो बढ़ेगी ना। इस तरह से ये जो तरीका वारदात है, जो के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसमें जो है ना लोग मरेंगे नहीं, लोग महंगाई से सफ़र नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। ये कसूर जो है मैं सही ये कसूर जो है मैं कहता हूँ कि इनका नहीं है, इनको लाने वालों का। ठीक है। तो अली गौहर बलूच साहब, अब ये नून लीग मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि अब ये साल हुकूमत पूरा कर ले, मुश्किल है। पिछले साल भी उन्होंने डेडलाइन दी थी। चलें एक लम्हे को मफरूज़े की बुनियाद पर बात करते हैं। अगर ये हुकूमत को आप भेजने में कामयाब भी हो जाएं, जो अमली तौर पर कहीं होता नज़र नहीं आ रहा, तो इस वक्त जो माशी हालात हैं मुल्क के, वो संभाल पाएंगे आप लोग मिलकर? अगर आपकी हुकूमत बनती है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है, किस तरह से इसको बेहतर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि इस वक्त जिस तरह से कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान की 72 साल तारीख हमने अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा तजर्बात करके देखे हैं और आप देख लें कि जब कभी भी अवाम के मैंडेट को चुरा कर पाकिस्तान पर गैर नुमाइंदा हुकूमतें मुसल्लत की गई या मुसल्लत करने की कोशिशें की गई, तो फिर पाकिस्तान में महंगाई, गुर्बत और सियासी इंतशार के अलावा पाकिस्तान के हाथ पर कुछ भी नहीं आया। आप देख लें कि आज भी इनकी काबीना में वही काफ लीग के जो वज़रा की लाइन थी, आज इनकी काबीना में भी आपको बिल्कुल वही लाइन बैठी हुई वज़रा की नजर आती है। तो मकसद ये है कि फिर जब आप इस तरह से आरटीएस सिस्टम बंद करके हुकूमतें लाएंगे तो फिर पाकिस्तान के लेकिन अली भाई, ये काफी का मुशर्रफ वाला जो दौर था, उस दौर में मुल्क में महंगाई इतनी नहीं थी, लोग इतना परेशान नहीं थे बढ़ती कीमतों से। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही हो, डॉलर की बढ़ रही हो, आटा चीनी महंगा मिल रहा हो, उस वक्त तो एक जो आम मुतवस्सित तबका है वो बड़ा सुकून से जिंदगी गुजार रहा था। नहीं, देखें, बात ये है कि फिर आपने देखा कि मुशर्रफ साहब के टाइम में कितने क्राइसिस आए, जब वकला आए, फिर जब जुडिशरी के साथ क्या किया गया, फिर एक तहरीक भी चली, आपको याद है, फिर जिसके जरिए जुडिशरी को बहाल किया गया। मकसद ये है कि उसके और सबसे बड़ी बात यह है कि मुशर्रफ साहब के टाइम में सबसे बड़ा जो क्राइसिस आया था, वो आपको पता है कि जिस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल थी, 9/11 का वाक़या हुआ था, जब एक फर्द वाहिद के हाथ में आप मामला पकड़ाएंगे तो फिर उसने तो मनोवन वो तमाम बातें मान ली जो अमेरिका ने कही और उसके नतीजे में भुगतना आज तक वो जो जंगे हुई, जो नुकसान हुए हमारे, जो माली नुकसान हुए, जो जानी नुकसान हुए, उसके जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ साहब थे। फिर परवेज मुशर्रफ साहब के जो फैसले आए उसके बाद ये तो बाकी लोगों को कहते थे कि मैं ये एहतसाब का जो अदारा बना जिसमें मतलब है कि जो अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही है, मुशर्रफ साहब की पैदावार, वहीं से हालात बिगड़ने शुरू हुए ना। अगर आप कड़ियों से कड़ियां मिलाएं, ठीक है, तो चलो उस वक्त हालात बिगड़े तो फिर तहरीकें चली, वो तहरीकें कामयाब भी हुई, वही हालात है और उसके बाद अब इस सियासी निज़ाम को भी चलते हुए ये 13वां-14वां साल है। अली साहब, मैं जरा वापस आपकी तरफ आता हूँ, पॉइंट आपका आगे। शैला साहिबा, ये पीडीएम इस वक्त अलग अपोजिशन कर रही है, कल बिलावल साहब ने एक अलग तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, ये महंगाई के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू हो रही है। इसका मकसद क्या होगा? हुकूमत को घर भेजना है या ये सिर्फ आवाम की मोबिलाइजेशन की हद तक ये महदूद रहेगी? प्रैक्टिकली ऑप्शंस क्या है हुकूमत को घर भेजने के आप लोगों के पास?
अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर पूरे पाकिस्तान में मुजाहरा हो रहा है महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत के ख़िलाफ़, और चेयरमैन ख़ुद भी मुख्तलिफ़ जगह पे दौरे कर रहे हैं और हम इसको जद्दोजहद को तेज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हमने जो है हर लम्हे पर आवाम को आवाम की आवाज़ में आवाज़ मिलाई। और देखिए, तरीक़ाकार तो यही होते हैं कि रियासत मदीना के दाई एक भी वादा नहीं पूरा कर सके। गैरतमंद होते तो अब तक पता नहीं कितनी दफ़ा ख़ुदकुशी भी कर लेते और हुकूमत छोड़ देते। इनके वज़ीर सांस फुला फुला के कहते थे कि नहर फुरात पर एक कुत्ता भी जो है वो प्यासा मर जाए तो हमारी ज़िम्मेदारी होगी, और मिसालें दिया करते थे बुज़ुर्गान दीन की और सारी चीज़ें। लेकिन आपने ख़ुद ही देख लिया, और इमरान साहब कहते थे कि मैं अगर कर्ज़ा लूँ तो जो कि मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैं गैरतमंद हूँ तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। तो अब सारी सूरत हाल आपके सामने, आवाम को ख़ुद पता है। तो एक तो तरीक़ा यह है कि ये ख़ुद छोड़ दें। एक तरीक़ा ये था कि जो एक लॉन्ग मार्च थी वो आती बैठती और फिर अपना एक एहतजाज का अगला मरहला शुरू करती, जो कि डैमेज कर दिया गया। तो बाकी तहरीक अदम एतमाद है, जो कि आपको पता ही है कि खड़े तो हो जाते हैं लोग लेकिन हिडन में फिर ख़रीद लिए जाते हैं। तो ये सूरत हाल है। हम एक एहतजाज कर रहे हैं हर अवामी सतह पर, असेंबली में। शैला साहब, आप बलूचिस्तान वालों की हिम्मत देखें, वहाँ अपोजिशन किस तरह से अदम एतमाद लेकर आई है। तादाद में गो कि वो कम है लेकिन उन्होंने काम किया, लोगों को, हुकूमत के नाराज़ रहनुमाओं को अपने साथ मिलाया, और अब देखें आगे वो 1-2 दिन में कार्रवाई करने वाले हैं। देखिए, हम तो समझते थे कि बलूचिस्तान से ही शुरू करेंगे, बलूचिस्तान के बाद पंजाब में, फिर नेशनल असेंबली में, लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि हमारी बात समझ में नहीं आई। गो कि अब उसी तरीक़े पे हैं जो हमने कहा था। आपने एक बात अभी पूछी थी कि हम कैसे करेंगे, तो आपको मुशर्रफ साहब का ज़माना याद होगा कि गंदम की इंतहाई कमी हो गई थी, आटा मांगने से नहीं मिल रहा था। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने सपोर्ट प्राइस भी बढ़ाई और बम्पर क्रॉप्स हुई। हमारे ज़माने में जो है सब मुशर्रत की बबल इकॉनमी थी, और उस वक्त भी लोग इसी तरह मिसालें देते थे कि मोबाइल ख़रीदे गए और ये ख़रीदे गए। 22 करोड़ की आवाम पे 1-1.5 लाख लोगों की बातें करना आजकल की हुकूमत ने भी सीख लिया है। हमारे ज़माने में पेट्रोल की कीमत जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉर्ड थी, $145 पर बैरल भी गई। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कीमत हुई पेट्रोल की उस वक्त 108 थी, और जब हमने 2013 में गवर्नमेंट छोड़ी तो 102 रुपये थी। लेकिन हम करप्ट थे, और आज जो है वो $75 का पेट्रोल ख़रीदा जाता है और 137 से भी ज़्यादा कीमत हो चुकी है, वो बेचा जा रहा है। लेकिन असद उमर भी सही हैं, सब खामोश हैं, और सब कह रहे हैं कि आज वाली कीमत थोड़ी कम बता दी आपने। 75 नहीं, अभी ये $83-84 तक पहुंच चुका है। गो के उसके हिसाब से भी पेट्रोल इस वक्त महंगा ही है, और आपके दौर में ज़्यादा से ज़्यादा जो गया था वो 117 के लिए गया था, लेकिन 117 रुपये फी लीटर तक कीमत गई थी आपके दौर। फिर जब हम वापस गए तो 102 पे छोड़ के गए थे, और आज जो है वो $85 है। इनफैक्ट मेरी थोड़ी सी गलती है, मुझे ऐसे कर लेना चाहिए था। तो $85 पे आप देख रहे हैं कि ख़रीद के कितने का भेजा जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, हर एक के हाथ में एंड्रॉयड है, हर एक के पास जो है वो फिगर्स हैं, और हर एक जो है वो तकाबुल कर सकता है, और हर एक परेशान है इसीलिए। सही। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, अब ये पीडीएम के पास इसका क्या फिर इलाज है? आप लोगों ने एक आज़ादी मार्च किया था पहले अपनी इनफरादी हैसियत में, उसमें इन लोगों की सपोर्ट आपको हासिल थी, लेकिन उस वक्त ये इस तरह मुत्तहिद नहीं थे जैसे पीडीएम में भी दीगर जमातें आपके पास शामिल हैं। आपको पता है कि ये हुकूमत तो खुद जब अपोजिशन में थी इतने बड़े बड़े लॉन्ग मार्च कर चुकी है, धरने दे चुकी है, और इन इकदामात से हुकूमत जाती भी नहीं है। फिर अब पीडीएम का मकसद रह क्या गया जब पीपल्स पार्टी ANP भी आपके साथ नहीं है? अब आपके पास वो ताकत भी नहीं है कि आप हुकूमत को गिरा सकें। फिर ये जो अब इजलास हो रहे हैं, जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, इनका क्या मकसद है? फिर देखिए, इससे पहले जितने भी आज़ादी मार्च हुए हैं वो सारे JUI के अपने थे। वो उन्होंने एक पार्टी के तौर पे, एक सिंगल पार्टी के तौर पे उन्होंने अपने जो ना वो मार्चेस किए। तो जब उन मार्चेस के नतीजे में या उस आखिरी मार्च के नतीजे में आलमोस्ट गवर्नमेंट हिल गई थी,
और उसके बाद जो है ना बाज़ लोगों को कमिटमेंट्स करके जो है ना वो उस धरने को, उस मार्च को डिसबर्स करना पड़ा। अगर उस वक्त वो झूठ ना बोला गया होता तो शायद उसी वक्त रिज़ल्ट निकल आया होता। मगर मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानी कौम के लिए ज़्यादा बेहतर हुआ ताकि उनको जो है ना ये इस्टेब्लिश हो गया कि जो हम पहले दिन कहते थे वो दुरुस्त कहते थे, और ये जो है ना ये जो निज़ाम है या जिस तरह से ये लोग लाए गए हैं वो इस मुल्क को तबाह करने जा रहे हैं, वो इस अवाम को तबाह करने जा रहे हैं, और वो अल्टीमेटली जो है ना वो नुकसान दे के जाएंगे। शायद अगर उस वक्त आज़ादी मार्च कामयाब हो जाता तो ये बात जो है ना इनके आर्गुएबल रहती कि हम ठीक थे या गलत थे। आज ये बात आर्गुएबल नहीं रही। अब लोग महंगाई के हवाले से बाहर निकलेंगे, और मैं नहीं समझता कि इस साल से ज़्यादा ये हुकूमत चल पाए। सही। तो अली गौहर बलूच साहब, लगता है पीडीएम अपना प्रेशर बनाने में वो नाकाम हो गई है। पिछले साल जब सितंबर में ये बनी थी पीडीएम, उस वक्त पेट्रोल की कीमतें, आटे चीनी की कीमतें आज के वक्त से कहीं कम थी, लेकिन एक साल में आप लोगों का प्रेशर मौजूद था, इसके बावजूद हुकूमत को आप लोग महंगाई करने से नहीं रोक पाए। तो ये पीडीएम की एक नाकामी से इसको ताबीर करते हैं आप, और फिर आगे जाके मुनकसिम भी हो गए आप लोग। देखिए अरबाब साहब, बात ये है, सूरत ये है कि जब आपकी हुकूमत का फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर हो कि हमने ऑपोजिशन को विक्टिमाइज कैसे करना है, जब आपकी हुकूमत का फोकस ये हो कि आपने और हुकूमत के वज़रा का कि उन्होंने अपनी वजारतों में बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल कैसे बनाने हैं, जब इन लोगों का फोकस इस बात पर हो कि हमने आइंदा आने वाले कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए चोरी करते हैं, तो फिर आपका डिलीवर करने से फोकस हट जाता है। जब आप सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स बनाते हैं तो उनमें नाहल करते हैं, करप्ट लोग भी आते हैं। ये देखें, ये बात मैं नहीं कर रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में आप देख लें, एक तो इनके पाकिस्तान करप्शन में कितने नंबर पर आ गया, और दूसरा इनके जो मुराद सईद साहब मोहतरम वजीर साहब हैं उनके बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये इल्जाम लगाया, हमने नहीं लगाया है, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने, कि वो उन्होंने कितने वो किकबैक्स लिए और उसके ऊपर करप्शन का वो पूरी ऑपोजिशन को चोर चोर कहता था वो मिनिस्टर। मकसद ये है कि जिस तरह से अभी हमारे भाई भी ये बात कर रहे थे कि जब इनके वज़रा खुद करप्शन में इन्वॉल्व होंगे, जब अहतियात में कमीशन खाएंगे, जब वो गंदम पाकिस्तान में पड़ी होगी उसकी एक्सपोर्ट भी शो करेंगे और इम्पोर्ट भी शो करेंगे, तो फिर वो हुकूमत डिलीवर कैसे कर पाएगी? जब और बड़ी वजह ये है। ये तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आकर यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहबा, नून लीग से अली गौहर बलूच साहब और जमीयत उलमा इस्लाम से कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो शैला रज़ा साहबा, ये पीडीएम भी डेडलाइन दे रही है, बिलावल साहब ने भी अब अमली तौर पर तहरीक का आगाज़ तो कर दिया है, लेकिन इन तहरीकों के नतीजे में क्या हुकूमतें घर जाती हैं अमली तौर पर? ऐसा हो सकता है? अब तो 1.5 साल का अरसा बचा है इस हुकूमत का जो दौरानिया है, उसके बाद तो फिर इसने इलेक्शन में ही जाना है। तो ये अब उसी इलेक्शन में आप लोग आवाम के पास जाएंगे, या कोई अगले साल कहीं कोई ऐसे इम्कानात नजर आ रहे हैं, किसी वक्त में इलेक्शन वाला माहौल बन सकता है? अच्छा देखिए, मैं एक अदना सी जो है वो तारीख़ की स्टूडेंट हूँ, और दुनिया की कोई भी तहरीक जो बज़ाहिर हमें नज़र आती है कि नाकाम हो गई, ऐसा नहीं है, अपना इम्पैक्ट ज़रूर डालती है। इमरान साहब के धरनों की आपने बात की जो कि नाकाम धरने थे, और जिनको जो है वो ख़ुद अब बैठ के जो है मुख्तलिफ़ एंकर्स कहते हैं कि हम कुर्सियाँ नहीं दिखाते थे, सुनाते थे, 1.5 घंटे तकरीरें सुनाते थे खाली कुर्सियों की और पुरानी तस्वीरें लगा देते थे। ये बहुत सारी बातें जो हैं, लेकिन जो उनकी वो जो बात करते थे वो उसको किसी ना किसी तरह वो कर रहे थे, और बकौल उनके वो जीत के आए। ठीक है, अब उन्होंने अवाम को क्या दिया, इसमें तो कोई झूठ नहीं बोल रहा। तो जो भी अवाम की बात करेगा, उनसे इंटरेक्ट करेगा, तो वो होगा। और बहुत सारी बातें हैं जो इस हुकूमत को करनी थी, जो असेंबली से होनी थी, वो नहीं कर सके। उन्होंने हर वो काम करने की कोशिश की है जिससे जो है अवाम की तवज्जो हटाई जा सके। मिसाल के तौर पर उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ नैब ऑर्डिनेंस में की,
लेकिन आज हम बड़ी मुश्किल से महंगाई पे बात कर रहे हैं। उन्होंने ईवीएम का मामला छेड़ा, ईवीएम का मामला ठंडा हो गया। पेंडोरा लीक्स जो हैं आई थी, उस पर इस तरह से प्रोग्राम नहीं हो सके और उन्हें नॉन इशू जो उनको अपने करने का था कि एक समरी उन्हें निकालनी थी, उसमें उलझा के लोगों को आर्टिकल लिखवा डाले। तो हुकूमत जो है वो इंतकामी धंधों में लगी हुई है, डिलीवर नहीं कर रही, नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना रही है। तो ये बातें अब आवाम को समझ आ गई और हम उनसे कर रहे हैं। अगर आवाम हमारे साथ हैं तो फिर उनको समझ आ गया है कौन लोग हैं। इसका मतलब शैला साहब कि हुकूमत इस वक्त स्मार्ट प्ले कर रही है। जैसे ही महंगाई बढ़ने लगती है, कोई ना कोई एक ऐसा इशू निकल कर आता है जो फिर उस वक्त मीडिया पर वो उस महंगाई वाले टाइम की जगह ले लेता है। वो जाहिर है वो ईवीएम वाला इशू हो, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन मीडिया पे जरूर ले लेता है जी, हाँ मीडिया पे ज़रूर जगह ले लेता है, लेकिन मीडिया पे ज़रूर वो जगह ले लेते हैं, लेकिन क्या सही जर्नलिस्ट जो हैं वो अब बेरोज़गार होकर इस पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आम आवाम जो है वो उसके पास इनके मिनिस्टर्स की जो दलीलें हैं उससे उनका पेट नहीं भर रहा, उससे उनके चूल्हे नहीं चल रहे। लोग इन्हें झोलियाँ उठा के बद्दुआएँ दे रहे हैं। हमारा काम है राय आमा हमवार करना कि हम इनके जो इक़दामात हैं वो आवाम को बताएं, जिसमें हमसे ज़्यादा आवाम कामयाब है कि वो बिल्कुल इनसे खुश नहीं है। सही। तो अली गौर बलूच साहब, अब ये इस पूरी सूरत हाल में ज़ाहिर है चूँकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये दो बड़ी अपोजिशन जमातें हमारे मुल्क की हैं, पीडीएम में पिछले कई अच्छा चलें, अली गौर साहब अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, अगर कामरान मसूद साहब की तरफ चलते हैं। तो कामरान साहब, ज़ाहिर है आपने पहले आज़ादी मार्च किया, उसमें आपको वो कामयाबी नहीं मिली जिस मकसद के लिए वो किया गया था, फिर पीडीएम बनी, पीपल्स पार्टी उससे अलहदा हो गई। अब तक आपने कोशिश नहीं की कि पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड लें, तमाम अपोजिशन की जमातें एक साथ इस तहरीक को चलाएं ताकि ज़्यादा मौसर, ताकि ज़्यादा मजबूत हो सके, ज़्यादा असर छोड़ सके आवाम पर। अगर पीपल्स पार्टी अपनी तहरीक अलग चलाती रहे, उनकी टारगेट ऑडियंस अलग हो, पीडीएम की अलग हो, तो आवाम भी मुनकसिम हो जाएगी, उनका नज़रिया भी मुनकसिम हो जाएगा। कामरान साहब मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी कामरान साहब आपसे भी। देखिए, ये सारे साथ मिल के चल रहे थे। बुनियादी बात, सबका टारगेट शायद एक ही है। गलत फहमियाँ पैदा हुई या जो कुछ भी हुआ वो बुनियादी तौर पे जो है ना उसकी एक रीज़न थी। हम सारे सेनेट इलेक्शन तक सारे मिलजुल के चले, हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट भी किए और उसमें उस वक्त तय ये हुआ था कि 3 स्लॉट्स थी। चेयरमैन के लिए जीतते या हारते, बज़ाहिर उस वक्त जीते हुए थे, तो चेयरमैन के लिए ये पीपल्स पार्टी को दिया गया। अपोजिशन लीडर के लिए जो है वो स्लॉट जो है वो नून लीग की थी और डिप्टी चेयरमैन की स्लॉट। सब गलतफहमियां हुई हैं, गलतियां हुई, क्योंकि गलतफहमियां होती हैं तो सरबरा का काम होता है कि वो साथ लेके दोनों फरीकों को बैठता है और गलतफहमी को दूर करता है। गलती होती है तो फिर सज़ा दी जाती है। गलती अगर हो जाए तो उसके लिए एक्सक्यूज़ किया जाता है ना, उसके लिए फिर इस तरह से बच्चों से उन खतूत को फड़वाया नहीं जाता। फिर उस जो बातें इंटरनल होती हैं उसको जो है ना वो ला के उसमें इजलासों में और उसको फाड़ के बताना कैमरे के सामने, तो इस तरह से बच्चों के हाथ में अगर देंगे तो ये मामला इस तरह होंगे, तो उस वजह से गलतियाँ या गलतफहमियाँ मजीद जो है ना वो बड़ी हो गई। तो ये गलतफहमियाँ दूर होने का कामरान साहब मौका देंगे आप? आगे है इम्कान दोबारा इत्तेहाद का? पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, शहीद भुट्टो की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, अपना बीबी की बेनज़ीर की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उनकी अपनी जदोजहद है, उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए लड़ती रही है, उसके वर्कर्स ने कोड़े खाए हैं, उसके वर्कर्स के ऊपर जो है ना वो मार्शलाओं के दरमियान तशद्दुद हुआ है, उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, मगर कहीं ना कहीं पे अगर कोई गलती हो जाए तो उस गलती से रिज्यू करना बनता है और इसी में जो है ना वो अजमत होती है, इसी में बड़ाई होती है। और अगर ये कर लिया जाए तो मेरा ख्याल कोई वजह नहीं है कि इकट्ठे। ठीक है, तो शैला रज़ा साहबा, ये पीडीएम तो बनाई पीपल्स पार्टी ने थी, बिलावल साहब ने ही सबको दावत दी थी, एक जगह जमा किया था, दूध में आई, उसका पूरा एक चार्टर 26-27 नुकाती बनाया गया। पीडीएम में ये गलतफहमियाँ पैदा हुई, ये गलतफहमियाँ दूर नहीं होनी चाहिए? आपको नहीं लगता पीडीएम और पीपल्स पार्टी और एएनपी को एक बार फिर आना चाहिए पीडीएम के अंदर? ये आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं मामला? मेरे ख्याल में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुके हैं, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि चेयरमैन बिलावल ने बड़ी इसके लिए जद्दोजहद की बनाई, तो फिर उसका एक चार्टर बना था जिसमें लिखा था कि मुनासिब, सबसे आखिरी, मुनासिब वक्त पर इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक पीडीएम बनाने वाली पार्टी एक मीटिंग में बैठी हुई है, उसमें जो कुछ तय नहीं हुआ उसके जाने के बाद आप एक फ़ैसला करके उस पर थोप दें कि नहीं जी इस्तीफ़े लिए जाएंगे, जबकि आपको
पहले ही कहा गया है कि जी हमारे यहाँ इस पर रिजर्वेशन मौजूद है। आपके लोग तो छोटी छोटी चीज़ों से इस्तीफा नहीं दे रहे, हम अपनी हुकूमत गिरा देंगे। हमारे यहाँ ऑप्शन मौजूद था। हाँ, ये कहा था कि रिजर्वेशंस मौजूद थी और ये डिसाइड हुआ था, लिखा गया था कि जब मुनासिब वक्त आएगा तो ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। आप कैसे अपने फैसले हम पे थोप सकते हैं भाई? और शैला साहब, ये मुनासिब वक्त का तय किसने करना था? ये नहीं लिखा हुआ था ना, ये तय किसको करना था कि मुनासिब वक्त कौन सा होगा? इसके लिए मीटिंग हो सकती थी जी। जिस मीटिंग में ये तय ही नहीं हुआ कि इस्तीफे दिए जाएंगे, उसके बाद ये कैसे फैसला हमें सुनाया जा रहा है? हमारी कोई 2-4 सीटें तो नहीं है ना, हमारी हुकूमत है एक सूबे में। बिल्कुल। तो हमें ये फैसला अगर सुनाएंगे तो ऐसे नहीं होता, और हम किसी के एम्प्लॉय नहीं है कि हमें शो कॉज दिया जाएगा। सही। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, अब ये इजलास हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, लेकिन इस्तीफे नहीं आ रहे। वो शर्त जिसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को पीडीएम छोड़कर जाना पड़ा, वो अब आप लोगों ने तो उसके बाद अभी तक इस्तीफों की कोई बात ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं दिया, कोई तारीख नहीं दी। चल रहे हैं। हाँ, पहले तो एक बात की इनकी वजाहत कर दूं कि ये कहती हैं कि पीडीएम हमने बनाई। पीडीएम किसी एक पार्टी ने नहीं बनाई। उसमें किसी को अगर इज्जत दी कि आप होस्ट कर लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पार्टी ने कोई पीडीएम बनाई, या अगर वो पीडीएम बना सकती थी तो फिर बचा भी। इनिशिएटिव, दावत उनकी जानिब से, आइडिया तो शायद देखिए इनिशिएटिव की बात हो रही, किरदार बता रही हूं मैं कि बड़ा किरदार थी। जी हाँ, वो किसी को किरदार ये दे दिया गया कि आप उसको होस्ट कर लीजिए, तो उसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो पीडीएम उन्होंने बनाई थी। तो बाकी रह गया कि ये जो इसमें इस्तीफे जो ना वो क्यों नहीं दे रहे। तो इस्तीफे जो है ना, वो हर चीज़ की अपनी टाइमिंग होती है। इस्तीफा मैंने देना है ना, जब मैं दे रहा था तो आप मुझे रोक रहे थे, अब मैं नहीं दे रहा तो आप मुझे प्रोवोक कर रहे हैं। अब उसकी टाइमिंग का कम से कम उसके लिए जो उसका जो वक्त चुनाव है वो मेरा हक है ना, वो किसी और का तो हक नहीं है। आपने इस्तीफ़ा नहीं देना, बावजूद वो लिखा गया था चार्टर में, मैं ख़ुद भी मौजूद था, उसके ऊपर काफ़ी देर तक लेदे भी होती रही, उस वक्त भी आपको इसके ऊपर रिजर्वेशन। और कामरान साहब, लॉन्ग मार्च भी आपका ही हक है, लेकिन लॉन्ग मार्च भी अभी फिलहाल आने वाले दिनों में कोई प्लान नहीं है। जी शैला साहब, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें प्लान हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपके सामने भी आ जाएंगी, मगर उसके लिए पहले फिर उस सारे मामले को उठाना पड़ेगा, मूवमेंट जो है ना वो बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद नहीं साहब, जमीयत उलमा इस्लाम से, और अली गौर बलोच साहब नून लीग से हमारे साथ मौजूद थे, और गुफ्तगू तीनों की आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और आज नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस के मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत हुई, जहां अदालत ने मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद, जबकि वालदा असमत जाफ़र की ज़मानत को मंजूर कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ख्वाजा हारिस ने वहाँ पर दलाइल दिए, कहा कि ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदमजी मुकदमे में नामजद नहीं थे। मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के पुलिस को बयान के बाद वालिदैन को नामजद किया गया, और कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक भी असमत जाफ़र ने मरकजी मुलजिम से कोई रब्ता नहीं किया, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ख्वाजा हारिस को कहा कि आप मुलजिम और उसके वालिदैन के कॉल रिकॉर्ड्स और राब्ते पर दलाइल दें। कत्ल के रोज़ दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मुलजिम को कई कॉल्स की गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इस मौके पर जमानत का फैसला करने से मरकजी केस मुतासिर हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि कत्ल का वक्त क्या था। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि इस्तखासा के मुताबिक शाम 6:35 से 7:30 के दरमियान ये कत्ल हुआ, जबकि FIR में कत्ल का दर्ज वक्त रात 10 बजे का है। ख्वाजा हारिस की बात पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि इस मौके पर जमानत देकर इस्तखासा का पूरा केस फारिग नहीं किया जा सकता। वकील दरख्वास्त गुजार ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुलजिमान पर सिर्फ कत्ल छुपाने का इल्ज़ाम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, क्या ज़ाहिर जाफ़र की दिमागी हालत को टेस्ट किया गया है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने बताया कि मुलजिम की ज़हनी हालत से मुताल्लिक कोई टेस्ट नहीं हुआ। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि केस में मनशियात का जिक्र भी मौजूद है, क्या मुलजिम मनशियात के इस्तेमाल पर था। वकील मुद्दई शाह खावर ने अदालत को बताया कि मुलजिम का सिर्फ मनशियात का टेस्ट करवाया गया है, ज़हनी कैफियत जांचने के लिए कोई मुआयना नहीं हुआ। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा कि मुलजिम इनकार करे तो ज़हनी कैफियत नहीं देखी जाती, ज़हनी कैफियत का सवाल सिर्फ इकरार जुर्म की सूरत में उठता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है फ़ोन पर वालिद कत्ल का कह रहा हो, यह भी मुमकिन है कि रोक रहा हो, जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुमकिन तो ये भी है कि बेटा बाप को सच बता ही ना रहा हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि ट्रायल की क्या सूरत हाल है, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, 8 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत भी की जा चुकी है।
जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर मां के जुर्म में शामिल होने के शवाहिद नहीं हैं। ख्वाजा हारिस ने बताया कि मां ने 2 टेलीफोन कॉल्स गार्ड को की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि यह एक सफ़ाक कत्ल है जिसको छुपाने की कोशिश की गई है। इतने सफ़ाक कत्ल में तमाम पहलुओं को देखते हुए जमानत किस बुनियाद पर हो। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कॉल रिकॉर्ड्स की कानूनन कोई अहमियत नहीं होती, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर कॉल रिकॉर्ड्स भूल भी जाएं तो जाकिर जाफर ने कत्ल की पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी। जस्टिस काजी मोहम्मद ने कहा कि ये वक़ूए के बाद भी मुल्ज़िमान का रवैया देखा जाता है, जबकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि वालदा की भी 11 कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जायज़ा लेंगे कि पुलिस को बुलाने के बजाय थेरेपी वर्क्स को क्यों बुलाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर जाफ़र के वालिद जाकिर जाफ़र की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी, जबकि वालदा असमत आदम जी की दरख्वास्त ज़मानत 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज़ मंजूर कर ली है। आने वाले दिनों में ये केस किस करवट की तरफ जाता है, किस रुख पर जाता है, अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस वक्त यूएई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड T20 में अपने मिशन का आगाज़ कर दिया। आज पहला वार्म अप मैच हुआ, पाकिस्तान ने जीत लिया, कारकर्दगी बेहतर रही। इस पर मजीद गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज वर्ल्ड T20 के लिए पाकिस्तानी टीम ने अपना पहला वार्म अप मैच खेला। ज़ाहिर इस मैच की कोई ऑफिशियल वैल्यू नहीं थी, लेकिन इस मैच से ये अंदाज़ा हो गया कि कौन किस टच में है, कौन कितनी फॉर्म में। बाबर आजम ने बहरहाल एक बार फिर 50 स्कोर की 50 रन बनाए। फ़खर जमान ने भी 45-46 रन के करीब इनिंग खेली और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। बॉलिंग में हमने देखा कि शाहीन आफरीदी पर पाकिस्तानी टीम को बड़ा रिलाय इस वर्ल्ड कप में करना है, लेकिन उन्होंने थोड़े रन ज़्यादा दिए। अब क्या पिच इतनी सूटेबल नहीं थी, वेस्ट इंडीज़ को गो के पाकिस्तानी टीम ने ज़्यादा रन तो नहीं करने दिए, लेकिन इस आज के मैच को, इस परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो आने वाले जब टूर्नामेंट जब शुरू होगा और इतवार को जब पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से होगा तो इस बॉलिंग लाइनअप के साथ और इस बैटिंग लाइनअप के साथ पाकिस्तानी टीम क्या परफॉर्म कर सकती है, वर्ल्ड कप में आगे कहाँ तक जा सकती है, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। एजाज वसीम बाकरी साहब न्यूज़ के सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तानी टीम के साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो एजाज, ज़ाहिर मैच आपने तो वहाँ बड़ी करीब से देखा, अपनी आंखों से देखा। बाबर आजम अच्छे फॉर्म, अच्छे टच में लगे। फ़खर जमान जो कि ट्रैवल रिजर्व में थे, बाद में वो टीम में आए, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की। इमाद वसीम और हसन अली, हारिस रऊफ ने तीनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन शाहीन आफरीदी कुछ तवक्कुआत आज पूरी कर नहीं सके। गो के वार्म अप मैच था, लेकिन फिर भी एक अच्छे टच में लगे। वो आपको आज की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर कैसे तज्जिया करेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया। शाहीन जो है, क्योंकि कप्तान बाबर आजम ने उनको जब पहला ओवर दिया था तो फिर तीसरा ओवर शाहीन को मिलना चाहिए था, जो मजमूई तौर पर इनिंग्स का तीसरा ओवर होता है, लेकिन बाबर ने उनको चेंज करके हसन अली पर रिलाई करने का फैसला किया। और फिर शाहीन ने तो पे नहीं किया, लेकिन हसन अली ने पे ऑफ जरूर किया। उन्होंने वेस्ट इंडीज के जो ओपनर बैट्समैन थे उसको उस वक्त बोल्ड किया और उसके बाद फिर हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की। उसका एक ओवर बुरा चला गया, कैरन प्लॉड ने उनको चौके लगा दिए, लेकिन फिर उसने कैरन प्लॉड को भी बोल्ड कर दिया। फिर हारिस रऊफ को देखिए कि उन्होंने क्रिस गेल को भी बोल्ड किया। मजमूई तौर पर जो आईसीसी एकेडमी में जो पाकिस्तान ने आज का जो प्रैक्टिस मैच खेला है, इसमें एक चीज वाज़ेह सामने आ गई है कि जो प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि इस वर्ल्ड कप के अंदर स्पिनर्स का बहुत कलीदी किरदार होगा। आप स्टैट्स आपने देखे हैं कि इमाद वसीम ने 3 ओवर्स के अंदर सिर्फ 6 रन दिए हैं, मोहम्मद हफीज ने 2 ओवर्स के अंदर सिर्फ 13 रन दिए हैं। तो इसी तरीके से शादाब खान को भी 2 उन्होंने कराए, उन्होंने भी बहुत कम स्कोर दिया है। तो स्पिनर्स डोमिनेट करें और पाकिस्तान के गो के 2 फास्ट बॉलर्स को स्कोर पड़ा, शाहीन को और हारिस रऊफ को, लेकिन स्पिनर्स ने 130 रन पर वेस्ट इंडीज की वो टीम जिसके अंदर पूरी दुनिया के वो बैट्समैन है जो हर लीग के बड़े प्लेयर समझे जाते हैं, ये पूरे 2-3 साल बिखर के खेलते हैं, जैसे ही वर्ल्ड कप आता है ये सारे एक साथ मिल जाते हैं। तो वेस्ट इंडीज की टीम को गो के अनऑफिशियल मैच था, जिस तरीके से स्पिनर्स ने काबू किया। बाबर इनिंग्स के पहले कुछ हिस्से में थोड़ा मैं फील्डिंग की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई दिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर पाकिस्तान ने वो एडवांटेज उठाना शुरू कर दिया जो 10-12 साल से पाकिस्तान को यूएई में अपने सेकंड होम का एडवांटेज है। सो वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग थी और पाकिस्तान की बॉलिंग पे क्रेडिट पाकिस्तानी टीम को जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। सारे जितने बॉलिंग ऑप्शंस थे वो तो सारे बाबर आजम ने आज चेक कर लिए, लेकिन
बैटिंग उनकी वही बैटिंग ऑर्डर वो जो अक्सर रिवायती होता है वही हमें नज़र आया कि रिजवान और फ़खर ने ओपनिंग की, बाबर वनडा उनाए, फिर हफीज़, फिर शुएब मलिक। तो ये टॉप 5 आने वाले टूर्नामेंट में भी आप यही देख रहे हैं, इसमें कहीं कोई चेंज आसिफ अली या हैदर अली को मेक शिफ्ट करके कहीं ऊपर खिलाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आज पाकिस्तान ने बनाया। हालांकि सुनने में ये आ रहा था कि जो पाकिस्तान टीम की इंतजामिया, जो टीम मैनेजर, जो असिस्टेंट कोचेस, जो कोचेस आपस में मीटिंग करते हैं, वहां से जो चीजें मीडिया को समटाइम भेजी जाती हैं, समटाइम मीडिया खुद भी अखज कर लेता है कि वन डाउन की जो पोजीशन है, उस वन डाउन की पोजीशन के ऊपर मे भी फखर को ना रखा जाए, लेकिन आज फखर को वन डाउन पोजीशन के ऊपर भेजा गया। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, पाकिस्तान ने पहला मैच इंडिया के खिलाफ 24 अक्टूबर एतवार को खेलना है, तो कोई भी सरप्राइज पाकिस्तानी टीम अपने कॉम्बिनेशन में दे सकती है। लेकिन शुएब का कॉम्बिनेशन आपने देख लिया कि उसको चौथे नंबर पर भेजा गया, हफीज को तीसरे नंबर पर हफीज चौथे नंबर पर है, शुएब 5वें पर है और फखर तीसरे नंबर पर है। सो पाकिस्तानी टीम ने रिजवान और बाबर के साथ जो ओपनिंग पे जाने का फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक दिखाई दिया। आज आईसीसी एकेडमी में फखर को वन डाउन पोजीशन पर भेजा गया। उन्होंने 24 गेंदों के ऊपर 6 चौके और 2 छक्के लगा के उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की है। जहां तक आप आसिफ अली की बात करें या नीचे जाके हैदर अली की बात करें, तो एक प्लेयर तो जरूर एडजस्ट होगा इनमें से, चाहे आसिफ एडजस्ट हो या हैदर एडजस्ट हो, क्योंकि पाकिस्तान अगर 3 स्पिनर्स के साथ जाता है, शादाब के साथ, इमाद वसीम के साथ और नवाज के साथ, तो फिर ऊपर से जो पाकिस्तान को 2 बॉलर्स हैं उनमें से फिर आपको या हसन को ड्रॉप करना पड़ेगा या हारिस को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान शायद 2 स्पिनर्स के साथ जाए। अच्छा। और हफीज की जो बॉलिंग एडवांटेज है वो पाकिस्तान जरूर उठाएगा, तो इसलिए कॉम्बिनेशन में आसिफ या हैदर फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब एजाज, आज जब पूरा ये मैच चलता रहा, जिस वक्त शुरू से आखिर तक हमने देखा सकलैन मुश्ताक, मैथ्यू हेडन बड़े रिलैक्स थे, आपस में बड़ी खुशगवार माहौल में बात हो रही थी। मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलेंडर का आज के मैच में कोई रोल, कोई तब्दीली आपको पाकिस्तानी टीम में परफॉर्मेंस कोई मखसूस चीज़ ऐसी नजर आई जो उन्होंने पाकिस्तानी टीम को सिखाई हो और आज पाकिस्तान ने उसको अप्लाई किया हो? गो के अभी वक्त बहुत कम हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कोई आइडिया तो उन्होंने दिया होगा। देखिए, मैथ्यू हेडन को सिर्फ ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर, उनके ख्यालात को पाकिस्तानी प्लेयर्स पिक करें कि ऑस्ट्रेलियन किस एग्रेशन के साथ खेलते हैं। ऑस्ट्रेलियंस की हमेशा से नेचर रही है कि अगर उनकी पहली 1-2 विकेटें गिर जाती हैं तो वो अपना रन रेट हमेशा मेंटेन रखते हैं ताकि दूसरी टीम पर प्रेशर बना रहे, वो मैच पर हावी न हो। तो वो जो ख्यालात है मैथ्यू हेडन के, वो जो उसकी सोच है खेलने की, वो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी प्लेयर्स को ट्रांसफर कर होगा। अभी पहले मैच के अंदर कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता बॉलिंग में वर्नन फिलेंडर के आने से डिसिप्लिन जरूर दिखाई दिया है। बाबर की मर्जी है कि उसने किस बॉलर को किस वक्त पे लगाना है, लेकिन वो जो T20 के अंदर जो एक्स्ट्राज आपने कंट्रोल करने होते हैं, जो आपने अपनी बॉलिंग को विकेट टेकिंग पोजीशन के ऊपर रखना होता है, क्योंकि अमूमन हारिस को आपने देखा एक ओवर में जब 4-5 चौके लगे तो वो थोड़ा पैनिक होना शुरू हो गया था, लेकिन बाद में उसने विकेट भी ले ली थी। तो वो जो पैनिक हो जाते हैं एशियन प्लेयर्स, चाहे वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, आप उनका विकेट लेने के बाद पूरे ग्राउंड में भागना, अब मैच लगा लेना, तो वो क्योंकि वर्नन फिलेंडर एक ऐसा टेस्ट क्रिकेट का बॉलर रहा है जिसको सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और रिलैक्स्ड बॉलर कहा जाता है। सो वो थोड़ी सी चीज पाकिस्तानी प्लेयर्स में उसकी कमी थी, स्पेशली लाइक हारिस रऊफ और हसन अली टाइप प्लेयर, तो वो किसी हद तक मदद कर रहे हैं। बाकी हेडन का हम देखेंगे कि वो इंडिया के खिलाफ क्या एग्रेशन पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर फूंकते हैं, जो कि सबसे बड़े हाई वोल्टेज मैच और एजाज है, कल जो पहला आईसीसी क्वालिफाइंग राउंड जब वो शुरू हुआ, कल पहले ही दिन बड़ा अपसेट हो गया, स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को हराया। ज़ाहिर ऑन पेपर बांग्लादेश बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड थी, तो इसका मतलब किसी भी दिन हम किसी भी अपसेट के लिए तैयार रहें। ऑन पेपर ज़ाहिर इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन इतवार के दिन पाकिस्तानी टीम कुछ भी करने की सलाहियत रखती है और कुछ भी हो सकता है। एग्री करते हैं आप? देखें, पाकिस्तान टीम को इंडिया के खिलाफ मैच का ये एडवांटेज रहेगा, और ये तमाम क्रिकेट फैंस भी जानते हैं कि विराट कोहली ने इस T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का एडवांस ऐलान कर रखा है, और वो अभी IPL खेल के निकला है। वो एक मरतबा फिर RCB को टाइटल नहीं जिता सका। पिछले 8 साल से वो बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स को IPL नहीं जितवा सका। T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, वो इंडियन टीम को कुछ नहीं जितवा सका। वो 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी टीम कोलैप्स कर गई। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सरफराज के सामने सरेंडर कर गई थी इंडियन टीम। सो विराट कोहली के क्रेडिट पे कुछ नहीं है, बाबर आजम के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। बाबर रिलैक्स्ड होगा, कोहली पे प्रेशर होगा, और ये मैच पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है इस बुनियाद के ऊपर, क्योंकि उनका जो लीडर है वो प्रेशर में है और हमारा जो लीडर है वो रिलैक्स है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज वसीम बाखरी इस वक्त पाकिस्तानी टीम के साथ ही मौजूद रहे थे। वो कह रहे थे कि बाबर आजम पर इस वक्त कोई प्रेशर नहीं है,
और ज़ाहिर है विराट कोहली का ये एज कैप्टन आखिरी T20 टूर्नामेंट है, तो उन पर इस वक्त बहुत प्रेशर है और इसी चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तानी टीम उठा सकती है। और पाकिस्तान को अब फैटफ के जो ग्रे लिस्ट है उससे निकलने के लिए भी जो पाकिस्तान ने इकदाम किए थे, उस पर अब पेरिस में कल से तीन रोज़ा इजलास शुरू होने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जा रहा है और इस इजलास में पाकिस्तानी की जानिब से किए गए इकदाम का जायज़ा भी लिया जाएगा और इसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखने का फैसला भी किया जाएगा। पाकिस्तान FATF की जानिब से दिए गए 27 नुकाती एक्शन प्लान में से अब तक 26 नुकात पर अमल कर चुका है और पाकिस्तानी हुक्काम इस बार बहुत पुरुमीद हैं कि इस बार पाकिस्तान को ज़रूर अच्छी खबर मिलेगी और पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने में इस बार कामयाब हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान इस बार भी नाकाम हुआ तो उसे फिर मज़ीद कुछ महीने फैटफ की इस ग्रे लिस्ट में ही रहना पड़ेगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से निकलने के लिए FATF के 22 अरकान में से कम 12 वोट दरकार होंगे। 2018 में FATF ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की फराहमी को रोकने में नाकामी पर ग्रे लिस्ट में शामिल किया था और अब तक पाकिस्तान इसी ग्रे लिस्ट का हिस्सा है। तो इस बार हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो, वाइट लिस्ट में पाकिस्तान आए ताकि पाकिस्तान पर जो चंद एक पाबंदियाँ हैं ये भी हट सकें और पाकिस्तान की मईशत को भी इसका फ़ायदा हो सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।